Welcome children, good morning. After a few sessions of grammar, today we move on to once again SS and that's your chapter 10, Geography, India and Agriculture. Now one request as usual, before we start with this chapter, कि एग्ज़ाम टाइम पे देते रहो और फिर ही तुम पेपर्स की आशा रखना कि भाई तुम्हें टाइम पे मिला करे. And next is go through the textual exercises of both English essays, go through the lessons in the textbook, keep on reading it on and on, and so that 16 marks of objectives in essays will become very easy for you to gain. तो textual reading बहुत ही important रहेगी for English and essays. And in between some small MCQs, fill-ups, true false और क्वेश्चन कई ऐसे होंगे जिसके आंसर्स भी तुम बहुत ही इजीली लिख पाओगे. 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क इफ़ यू कीप ऑन रीडिंग द टेक्स्ट बुक. हाँ, नोट्स तो है ही, बट आई वुड ऑल्सो इंसिस्ट कि नोट्स के साथ साथ टेक्सचुअल रीडिंग उतना ही इम्पॉर्टेंट रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सिंस एंशिएंट टाइम वी हैव सीन कि एग्रीकल्चर हमारी कंट्री के लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स रिलेटेड टू फिनेंस, रिलेटेड टू इनकम अर्निंग. तो हमारे कंट्री के ज़्यादातर लोग आज भी फार्मिंग पे डिपेंडेंट हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं फॉर देयर लाइवलीहुड, और ये तो एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है. हाँ, आज लिटरेसी बढ़ने की वजह से थोड़ा कम वहाँ पे फोकस है लोगों का. जैसे लिटरेसी बढ़ी तो पहले 70% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, आज अबाउट 60 के आसपास या शायद थोड़ा कम उससे, क्योंकि जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ती है तो लोग ज़्यादातर या तो सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट हो जाते हैं, सेकेंडरी सेक्टर दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट एंड ऑल, या फिर टर्शियरी सेक्टर दैट इज़ सर्विस सेक्टर में चले जाते हैं. तो इस तरह से एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस ओवरऑल अगर देखा जाए तो पहले से थोड़ा कम हुआ है. बट इफ़ यू कंपेयर विथ सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर तो अभी भी टॉप पे कौन है? एग्रीकल्चर. मतलब लेट्स टेक वन एग्जांपल. से दैट पहले सर्विस सेक्टर, लिसन इट वेरी केयरफुली, सर्विस सेक्टर 5%, secondary sector that is factories or factory owners and all, manufacturing department 10%. ऐसे 5% लोग पहले सर्विस में जाते थे, 10% लोग मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, खुद का बिजनेस एंड ऑल. और इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू, इज नॉट द एग्जैक्ट नंबर दैट आई एम गिविंग यू फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली. सो सर्विस 5, सेकेंडरी 10 और एग्रीकल्चर दैट इज़ प्राइमरी. एग्रीकल्चर के अलावा कैटल रेयरिंग, पोल्ट्री एट्सेट्रा, हनी बी रेयरिंग, फिश रेयरिंग, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा. फर्स्ट सेक्टर, उसमें ज़्यादा 70-75% लोग इन्वॉल्व थे. अब इतने सालों में व्हाट वी हैव सीन बाय दिस 2020s, लिटरेसी लेवल इतनी बढ़ चुकी है when compared to the independence time 1947 से आज तक गिनो तो काफ़ी बदलाव आया है हमारी कंट्री में, डेवलपमेंट हुआ है, लिटरेसी लेवल तो बहुत ऊपर चली गई है. तो अब लोग शिफ्ट होने लगे हैं फ्रॉम विलेज टू सिटीज़, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस, या कई लोगों ने रिस्क लेना शुरू किया है. रिस्क लेना मतलब बिजनेस स्टार्ट किए हैं खुद के. लॉट मैनी थिंग्स हैव चेंज इन आवर कंट्री फॉर गुड, फॉर डेवलपमेंट. तो जो 5% सर्विस सेक्टर में थे, लाइक टीचर, डॉक्टर, लॉयर, सर्विस सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस एट्सेट्रा, वो 5 से बढ़ गया 20 या 15 ले लो, 5 से 15, यहाँ पे 10 से 20. तो यहाँ पे नेचुरली वो 70-75 वाला थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन है कहाँ पे? से फॉर एग्जाम्पल 60. आर यू गेटिंग इट? सर्विस सेक्टर बढ़ा, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वाला बढ़ा, प्राइमरी सेक्टर कम हुआ. लेकिन ये जो कम हुआ तब भी वो कहाँ 75 to 60 आया. बाकी सब 10-10% बढ़े, ये 10-15-20% नीचे आया. लेकिन तीनों को कंपेयर करो तो आज भी सबसे ऊपर कौन है?
agriculture. This shows that agriculture even today is very important income earning source for our people of our country. So that is said that is the main support for the Indian economy also. Agriculture is the important resource of our country. About 60% of the people, that is labor power, is engaged in agriculture. Besides, agriculture और कैसे ये फील्ड हमें हेल्प कर रहा है? एक तो लोगों को काम मिल रहा है, more than nearly 60%. Next is supplying food to the people of India. तो लोगों को जो खाना मिल रहा है वो भी यहीं से आ रहा है, like food grains and a lot many cash crops like sugar and tea and coffee, that is plantations and fruits and seeds. मतलब ऐसी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो तुम्हें कहीं और से मिल रही हो, एक्सेप्ट मिनरल्स आई वुड से. लेकिन फूड का सोर्स मेन कौन सा है? एग्रीकल्चर. देन रॉ मटेरियल, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? लाइक शुगर केन, देन देर इज जूट, कॉटन, सिल्क, then food processing factories, fruit juice processing factories, इन सबको रॉ मटेरियल आ रहा है एग्रीकल्चर से. तो ये इंडस्ट्रीज भी उसी पे डिपेंडेंट है. एग्रीकल्चर ऑक्यूपाइज अबाउट 22% ऑफ द नेशनल प्रोडक्शन. हमारी कंट्री में अगर 100 kg प्रोडक्शन हो रहा है, एग्जाम्पल 100 kg कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, सब कुछ लाइक मशीनरी एंड क्लोथिंग एंड नॉट मेनी थिंग्स, उसमें से 22% कौन ऑक्यूपाई कर रहे हैं? एग्रीकल्चर. तो कंट्री में 22% हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एग्रीकल्चर की तरफ से. क्रॉप्स एंड अदर फार्म प्रोडक्ट्स दे होल्ड अबाउट 18% कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट. अगर हम 100 रुपीज़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग, तो उसमें से क्रॉप्स और फार्म प्रोडक्ट कितने का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं? 18%, दैट इज 18 रुपीज़. मतलब वहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, एक्सपोर्ट में भी काफ़ी हमारी चीज़ें एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट हो रही है और उसी के थ्रू हम फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न कर रहे हैं. तो एग्रीकल्चर इज एक्चुअली सो वेरी इंपॉर्टेंट. इंडियन इकोनॉमी इवन टुडे इज डिपेंडेंट मेनली ऑन agriculture. Thus, India is said to be an agrarian country. So, very, 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 very important to mark up. Give reason. India is an agrarian country. तो ये पूरा पैराग्राफ लिखना है तुम्हें. फिर आगे जाके ये तो बाहर करना ही होगा, बिकॉज एक तो ये टू मार्कर गिव रीजन के लिए. सेकेंड क्वेश्चन, द 4 मार्कर के लिए एग्रीकल्चर इस चैप्टर के रिलेटेड कोई तुम्हारा 4 मार्कर पूछा जाए, I would say write this particular as your introductory paragraph, right? That is introductory, मतलब not like English की बात कर रही हूँ मैं कि एक इंट्रोडक्शन दो फिर मेरा आंसर लिखो. The first paragraph over here a few points. Arrow marking जैसे मैंने सिखाया है, मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि SS में हम arrow marking से हर एक सेंटेंस लिखेंगे. तो ये फर्स्ट पैराग्राफ हम लिखेंगे as the beginning points, right? So thus India is an agrarian country. And agriculture has been very, very important part of our country since ancient time and even today, I would say. In most of the areas in India, 2 or more crops annually can be taken due to factors like fertile plain, favorable climate for round-the-year cultivation, irrigation, skilled and hard-working farmers, etc. अब ये भी बहुत important है for your 2 markers. I'll tell you the question later on. तो पहले समझ लो. In most of the areas in India, कई जगह पे हम देखते हैं कि लैंड इतनी फर्टाइल होती है, फिर वहाँ पे वाटर सप्लाई इज ऑल्सो इनफ, लेबर स्किल्ड है, इरिगेशन फैसिलिटीज एज आई टोल्ड इज़ वेरी गुड, क्लाइमेट बहुत ही फेवरेबल है कि पूरे साल कल्टिवेशन होता रहता है वहाँ पे, हार्ड वर्किंग फार्मर्स, स्किल्ड फार्मर्स. तो इसकी वजह से होता क्या है कि उन एरियाज में 2 से ज़्यादा बार क्रॉप्स ग्रो कर लेते हैं, और कई जगह पे ऐसा है कि हार्डली 1 टाइम क्रॉप दे कैन ग्रो. उसके भी रीजंस अलग हैं जो आगे आएगा आंसर में. इवन देन द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट सफिशिएंट. सो हियर कम्स योर सेकंड क्वेश्चन. दो इंडिया हैज अ फेवरेबल क्लाइमेट फॉर कल्टिवेशन, व्हाई द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट इनफ, दैट इज नॉट सफिशिएंट हमारी कंट्री में? क्यों? तो वंस अगेन 2 मार्क गिव रीजन कि हमारे पास ये सब कुछ है. We have fertile soil, we can grow more than 2 times these crops annually. मतलब एक साल में 2 से ज़्यादा बार क्रॉप ग्रो करने की पॉसिबिलिटीज़ हैं. You have irrigation system, skilled and hard working farmers. फिर भी एग्रीकल्चर फील्ड में प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा.
चलो और सिंपल बनाते हैं एंड इंटरेस्टिंग टू। तुम कहोगे हर बार कामिनी मैम तो ये कान पकड़ लेती है, बट इन दिस लास्ट मोर देन 4 months नाउ टू गो, जैसे मैंने पहले भी कहा है, बहुत बच्चे अभी भी कह रहे हैं हमारा तो वैकेशन चल रहा है। ठीक है, मनाओ वैकेशन, अभी बोर्ड एग्जाम आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा, एंड देन यू विल नॉट इवन नो वेयर यू हैव लैंडेड। ओ माय गॉड, पढ़ाई करते तो 4 महीने से ज़्यादा, 5 महीने शायद तब तक हो पूरा, मतलब टिल योर बोर्ड एग्जाम यू हैव टू बी देयर ओवर योर, घर में पढ़ाई करनी पड़े तो इट्स जस्ट इफ एट ऑल। लेकिन हम जो टाइम चला गया उसकी बात कर रहे हैं, उसका कुछ हो तो नहीं पाएगा, बट द सेम यू कैन सी, तो ज़रा इजीली खुद का एग्जाम्पल अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे दैट यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम, यू हैव फैसिलिटीज, यू हैव AC इन योर रूम। चलो AC ने तो, पंखा तो माँ बाप ने दिया ही है, मम्मी पापा इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं तुम्हारे लिए, जो कहते हैं वो ला के देते हैं, बुक्स एंड दिस एंड दैट एंड ऑल सो मेनी थिंग्स। स्टिल मतलब कि तुम्हारे पास ज़रूरत से ज़्यादा फैसिलिटीज बेचारे मम्मी और पापा ने दे दिए हैं तुम्हारे लिए, बट what do we do? Nothing, right? I'm not talking about all, but when I see the result, and yes, I even see कि अभी तक कई बच्चे लेट लतीफ़, तो ठीक है वो तो मैसेज पहुंच ही जाते हैं टाइमली, फिर से पहुंचने वाले हैं एक दिन में, कल रात तक। तो yes, this is what I'm trying to say। ये नहीं है कि तुम लोग कोई भी यहाँ पे होशियार नहीं हो, ईच एंड एवरी चाइल्ड ऑफ माइंड, मेरे सारे बच्चे बहुत ही क्लेवर हैं, आई वुड से होशियार है, इजी वर्ड, एंड द एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू, ऑल लग्जरीज एंड नेसेसिटीज एंड एवरीथिंग, बट एक चीज़ कम पड़ जाती है, तुम्हारी ओर से मेहनत, 100% कॉन्सेंट्रेशन, 100% हार्ड वर्क, and I would not say 100% doesn't mean 24/7 hard work, 24/7 concentration, no, 24 hours में से 5 घंटे पढ़ाई। चलो 1-1.5 घंटा पढ़ाई कर लिया, 10 मिनट खड़े हो जाओ, फिर 2 घंटे पढ़ाई किया, आधा घंटे खड़े हो जाओ, फिर वापस 2 घंटे, तो ऐसे बीच में हर 2 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद ब्रेक लोगे 10-20 मिनट्स का, आई वुड से शायद दिन में तुम 7-8 घंटे पढ़ाई कर पाओगे, बट नो वी डोंट, राइट? सो इट्स ओके, चॉइस इज योर्स। फिर भी बच्चे क्या कहेंगे, इतनी मेहनत करने के बाद वी वांट मोर देन 80, राइट? नाउ यू थिंक व्हाट यू हैव टू डू टू प्रोग्रेस, दिस इज जस्ट अ लर्निंग प्रोसीजर इन योर लाइफ। ये नहीं है कि 10th में 90 लाने से तुम डॉक्टर बन गए या तुम इंजीनियर बने, क्योंकि वर्ल्ड में तो ये 2 ही फील्ड हैं, डॉक्टर एंड इंजीनियर, बट इट इज़ नॉट दैट 10th के 90 तुम्हारे डॉक्टरी में काम आएंगे या इंजीनियरिंग होने में। व्हाट आई वांट टू से इज फ्रॉम योर स्टार्ट्स द हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। आई एम योर प्रेजेंट, एनी टाइम गिव मी अ कॉल फॉर योर टाइम मैनेजमेंट। इफ यू गेट कंफ्यूज्ड, कॉल अस एट एनी टाइम, वी आर एट योर सर्विस। बच्चों को क्लास में पता है, कई बच्चे जो 9th 8th में हमारे पास पढ़ के अब 10th में आ गए यहाँ पे हमारे सामने, many of them they come to us, 9th में भी आते थे कि टाइम टेबल बना के दो, they used to follow it, yes actually, and I used to be in touch with them। तो choice is yours at the end of the day, it's your life, your choice, I can't force you but I can only request you, तो be in contact और फ़ोन कर लिया करो, I'll be very happy तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए, या वीडियो कॉल कर लेना, तुम्हारा प्यारा सा मुंह देख लेंगे हम, तो हम भी फ्रेश हो जाएंगे, ठीक है? तुम तो हमारा मुंह देखते ही रहते हो एवरी ऑल्टरनेट डे। सो अब तुम आको कि ये सारी चीज़ें हैं हमारी कंट्री में, फिर भी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा जितना कि होना चाहिए? हुआ है बट जितना होना चाहिए वो नहीं है। व्हाट्स द रीज़न? तो रीज़न अब दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन फार्मर्स आर जनरली पुअर एंड अनएजुकेटेड, जबकि डेवलप कंट्रीज़ के फार्मर्स, हाँ वहाँ पे भी फार्मिंग है, हमारी तरह नहीं 60%, वहाँ पे 2% 4%, लेकिन फिर भी वहाँ के फार्मर्स हमसे ज़्यादा ग्रो कर लेते हैं। रीज़न, हाँ उनके पढ़े लिखे हैं, साइंटिफिक अप्रोच है उनका, लेटेस्ट टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स दे यूज़, राइट?
we have everything opposite. Agricultural production in India is much less compared to the world. See, I told you just now, due to reasons like inadequate facilities of irrigation. हमारे यहाँ irrigation facilities हैं, लेकिन nook and corner of all the villages में नहीं पहुँच रहा. फिर अगर हैं facilities तो irregular है. अच्छा, बारिश भी आती है तो वो भी irregular है और uncertain है. पता नहीं, देखो हर साल हम कहते हैं वहाँ क्या बारिश. इस साल तो बारिश है ही नहीं, हार्डली. हाँ, अहमदाबाद में लोगों को 1-2 दिन की बारिश से लगता है कि ओ कितनी बारिश हो गई, बट एक्चुअली 1 or 2 days रेनफॉल इज नॉट कॉल्ड रेनी सीजन, राइट. तो देख लेते हैं, शायद अगस्त में बहुत सारी बारिश आए, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट टू द फार्मर्स. लेकिन रेनफॉल ऑल ओवर दी कंट्री, हर जगह पे रेगुलर नहीं है, सर्टन भी नहीं है. पॉपुलेशन ज़्यादा है हमारे यहाँ, वो तो सबको पता है. फैमिली सबकी बहुत बड़ी है. स्मॉलर फार्म्स, अच्छा जो फार्मर्स हैं उनकी फैमिली बड़ी, फार्म एरिया छोटा है. उनको कोई इंटरेस्ट है नहीं नए नए एक्सपेरिमेंट करने में, रिस्क नहीं लेना चाहते. चलो जो कमाते हैं लाइफ ऐसे ही कट जाएगी, अब हमें कितना लंबा जीना है, एंड दिस एंड दैट एंड ऑल दोज वियर्ड सेंटेंसेस एंड डायलॉग्स एंड ऑल. फिर लेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, लेस यूज ऑफ मॉडर्न मशीनरी, साइंटिफिक अप्रोच है नहीं. एजुकेटेड मास और जो पढ़े लिखे हैं गांव के लोग, वो शिफ्ट हो रहे हैं टू सिटीज. दे आर ऑप्टिंग अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर. लेट मी गिव यू वन स्मॉल एग्जाम्पल. ओवर हियर वी हैव इन आवर ओन फैमिली, आई वुड से 2 such boys. अभी तो दोनों मैरिड हैं एंड रिलेशन में हमारे क्लोज रिलेटिव्स. एंड दिस बोथ ऑफ देम actually they are the son of very known farmers of Gujarat near Surat. and बहुत बहुत बड़ा काम है फार्मिंग में उनका. बट एक अपना बिजनेस कुछ कर रहा है सूरत में, एक है बॉम्बे में, who had been in London for last many years and then in Singapore for many years, and they had not opted for agriculture. He opted for being, he is an architect. तो दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू से इज़ कि हमारे यहाँ जो एजुकेटेड क्लास है उनका खुद का अगर बहुत बड़ा काम भी है, बहुत बड़ा फार्म है, बट दे रन अवे फ्रॉम दिस सेक्शन. एंड फिर द सो कॉल्ड लोअर स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन द सोसाइटी, लोग ये मानते ओह फार्मिंग कर रहे हैं, नो, ओह यू आर अ डॉक्टर, माय गॉड, यू नो दिस इज हाउ वी वैल्यू फार्मिंग. जबकि यहीं से हमें चीज़ें मिल रही है कि हम जिंदा रह पाएँ. अगर एग्रीकल्चर होता ही नहीं तो शायद लोग जिंदा भी नहीं रह पाएंगे, और अगर जिंदा भी हैं तो हेल्दी नहीं होंगे, बिकॉज ऑल दी फूड प्रोडक्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग आई वुड से वी गेट फ्रॉम एग्रीकल्चर. सो दैट्स 2 marker very important. Now types of farming, your 4 marker, very 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 important and one of my most favorite part to explain. At the same time it's easy also for you to understand. Clear? So let's start. अब देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा तुम्हें हर बार ये जो पिंक हेडिंग है वो ध्यान में रखने हैं. जैसे यहाँ पे राइट, यहाँ पे तो कोई पिंक हेडिंग है ही नहीं आगे, बट योर टाइप्स ऑफ फार्मिंग, वहाँ पे तो 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए, 2 mark गिव रीजन. यहाँ पे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग 4 mark का डिटेल होगा, जैसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग एंड मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ फार्मिंग. और इसके रिलेटेड मैं तुम्हें वीडियोस भी बता दूंगी एंड में, एज यूजुअली जो बताती रहती हूँ. नाउ द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट इज पॉलिसीज, एंटायर इंडियन इकोनॉमी, हमारी पूरी कंट्री कनेक्टेड है विथ एग्रीकल्चर. फार्मिंग टाइप्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इरिगेशन मेथड, इस आउटपुट, क्या ग्रो करते हैं, कितना ग्रो कर लिया, कैसे, किस सिस्टम से ग्रो किया, एंड इकोनॉमिक रिटर्न्स, मतलब कितना कमाते हैं हम इस एग्रीकल्चर मेथड के थ्रू. सो फार्मिंग टाइप्स आर क्लासिफाइड ऑन दिस बेसिस. सो लेट्स सी द फर्स्ट वन, सब्सिस्टेंस. अब जैसे तुम सब्सिस्टेंस वर्ड याद रखते हो वैसे तो याद रखना ही पड़ेगा 4 marker के लिए. तो दिमाग में ऐसे एक लिंक्ड वर्ड्स याद रख लो कि पुअर फैमिली, तो जल्दी से याद आ जाएगा सब्सिस्टेंस फार्मिंग का पैराग्राफ कौन सा होगा, राइट. तो थोड़े से हिंट भी रखा करो अपने साथ.
आफ्टर इंडिपेंडेंस मैनी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर इम्प्लीमेंटेड. इंडिपेंडेंस के बाद तो बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुए एग्रीकल्चर रिलेटेड. येट लोगों की, जो इंडियन फार्मर्स की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन, मॉनेटरी कंडीशन बहुत वीक है. आज भी बहुत सारे फार्मर्स आज भी गरीबी में रह रहे हैं. और रीजंस तो हमने काफ़ी हमें पता ही है, हमने देखे भी है अभी. कॉस्टली सीड्स, फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स आर नॉट अफोर्डेबल इन स्मॉलर फार्म होल्डिंग्स. अब कई फार्मर्स जो गरीब हैं उनका फार्म का जो एरिया है, लैंड एरिया इज सो स्मॉल कि अगर ट्रैक्टर किसी ने मुफ्त में दे भी दिया कि चलो भाई ले लो ये फार्मिंग के लिए, तुम्हारा प्रोग्रेस होगा, तुम ज़्यादा ग्रो कर पाओगे, अच्छी फसल होगी. बेचारे ने ट्रैक्टर स्टार्ट किया अपने फार्म पे, हार्डली आगे मूव किया, स्टॉप, क्योंकि लैंड खत्म, छोटा सा लैंड एरिया. तो ना तो वो कॉस्टली सीड यूज़ कर सकते हैं, ना फर्टिलाइजर, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, कुछ नहीं कर पाएंगे. वो अफोर्डेबल है ही नहीं उनके लिए. द फार्म प्रोडक्शन इज जस्ट इनफ फॉर हिज फैमिली. अब वो छोटे से फार्म एरिया में उतना ही ग्रो कर सकते हैं जितना कि उनकी फैमिली कंज्यूम कर ले. कुछ ज़्यादा ग्रो कर ही नहीं पाते, राइट. और जितना ग्रो किया वो इतना कम है कि घर में यूज़ हो गया. अब अगर बचता तो मार्केट में जाके बेचते, उस पैसे से शायद थोड़ा कुछ रिलेटेड टू फार्मिंग का नई पैटर्न के लिए कुछ ले आते, एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाते. धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप 4-5 सालों में और ज़्यादा बड़ा एक फार्म एरिया खरीद लेते. जितना भी ग्रो किया वो सब कुछ अपने घर में ही काम आ गया, तो बेचने के लिए तो कुछ मिला ही नहीं. सॉरी फॉर दैट पॉपिंग अप, सॉरी. And now dry farming. So whether rainfall is inadequate, irrigation facilities are less. So as subsistence farming related to poor, right? तो even today हम देखते हैं कि ये subsistence farming में Indian agriculture is said to be the activity only for life maintenance. आज भी हमारे यहाँ जो farmers हैं बहुत सारे जो गरीबी में रह रहे हैं, छोटा सा लैंड एरिया उनका, जितना ग्रो कर रहे हैं खुद ही यूज़ कर लेती है फैमिली, तो कुछ बचता नहीं कमाने के लिए, बेचने के लिए या कमाने के लिए. तो आज भी हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर को किस नज़र से देखते हैं? नॉट इनकम अर्निंग, बट इट इज़ एन एक्टिविटी फॉर मेंटेनिंग योर लाइफ. फिर एक है ड्राई फार्मिंग, मतलब जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है या एग्रीकल्चरल के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ है ही नहीं या बहुत कम है, तो वहाँ पे हार्डली एक बार ही ग्रो कर सकते हैं फार्मर्स क्रॉप्स. वेयर रेनफॉल इज लेस और इनएडिक्वेट, दैट इज इरिगेशन फैसिलिटीज आर हार्डली देयर. फार्मिंग इज डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन. अब ये बारिश भी इतनी कम कि बेचारे हार्डली कुछ ग्रो कर पाएँ. 2 बार ग्रो करने का तो नाम ही नहीं ले सकते, ओनली 1 क्रॉप. और वो भी फर्टिलिटी इतनी है नहीं, बारिश का पानी इतना मिलता नहीं उनको, इरिगेशन फैसिलिटी शायद है नहीं या बहुत कम है, उन तक पहुंचती नहीं वो फैसिलिटी. तो ये एक क्रॉप जो लेते हैं वो भी कोर्स ग्रेन हो सकते हैं, लाइक ज्वार, बाजरी एट्सेट्रा. हाँ, पल्सेस ग्रो कर सकते हैं. पल्सेस मतलब कठोर, मूंग, राजमा एट्सेट्रा. सो ओनली 1 क्रॉप इज टेकन थ्रू दी ह्यूमिडिटी दैट इज एक्यूमुलेटेड विद इन द लैंड. अब जो थोड़ी बहुत बारिश हो गई उससे जो मिट्टी गीली हो जाती है, वो ह्यूमिडिटी के सपोर्ट से थोड़ा बहुत कुछ ग्रो कर सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड ड्राई फार्मिंग. क्रॉप्स लाइक ज्वार, बाजरी, पल्सेस एट्सेट्रा, इट रिक्वायर्स लेस वाटर, तो ये यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं. इन गुजरात व्हीट एंड ग्राम आर ग्रोन इन ह्यूमिड सॉइल आफ्टर द मानसून इज ओवर. ठीक है, तो गुजरात में ये 2 चीज़ें हम ग्रो कर लेते हैं. ना वेट फार्मिंग, ये जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है, बारिश अच्छी खासी है, तो 2 या 3 बार भी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं. वेट फार्मिंग इज कैरिड आउट इन द रीजन्स ऑफ हैवी रेन, एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इरिगेशन. इफ देयर इज नो रेनफॉल और इफ इट इज इनसफिशिएंट, more than 1 crop is taken with the support of irrigation. And wherein paddy, that is rice, sugarcane, cotton, wheat, vegetables are grown, जिसको ज़्यादा पानी चाहिए.
तो वेट फार्मिंग वहीं पे होगा जहाँ पे अच्छी बारिश है, गुड फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन, एंड इफ देयर इज नो रेनफॉल और इफ इट इज लेस, तब भी विद द सपोर्ट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज ये लोग एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर सकते हैं यहाँ पे. देन वी हैव जूम कल्टिवेशन और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जो 9th में भी एक पार्ट था कि इसको हम स्लैश एंड बर्न कहते हैं. स्लैश मतलब काटो ट्री को और फिर उस ट्री को जला दो. तो फॉरेस्ट के सारे नहीं, थोड़ा बहुत एक छोटा सा एरिया, 2 3 4 ट्रीज कट करते हैं. वहीं पे रहने वाले लोग आदिवासी, अ ग्रुप नोमैडिक ट्राइब विच कीप्स ऑन मूविंग इन द फॉरेस्ट, तो ये लोग 2-3 ट्रीज को कट करते हैं, जला देते हैं और उसकी जो राख बनती है, एश राइट ऑफ दिस ट्रीज दैट आर बर्न्ड, उस एश दैट इज राख, कुछ और मत समझ लेना ऐश से. तो इस राख में फर्टिलिटी होती है क्योंकि वो वुड है, राइट. अब फर्टिलिटी टेम्पररी होगी, 2-3 साल तक चल सकती है. तो वो लोग वहीं पे रह के फार्मिंग कर लेते हैं. जो ग्रो हुआ वो ग्रो किया, खाया पिया, जैसे फर्टिलिटी 0 आगे बढ़ गए. वहाँ पे 2-3 ट्रीज को स्लैश, बर्न, ग्रो, stay over there, move ahead after 3 years, right? That is called zoom cultivation, yeah, shifting. Your forests are burnt and cleared. Don't say the whole forest. So we would write few trees. And farming is carried out here. Farming takes place for 2 or 3 years. When soil fertility is reduced, that area is left. मतलब लोग उस एरिया से आगे निकल जाएंगे. Abandoned. Same method is applied to start farming at some other place in the forest. This is called zoom cultivation. Cereals or vegetables are grown over here in this type of farming, and production is less in this type of farming or agriculture. अब plantation. Plantation word आया मतलब टी, कॉफी, रबर, स्पाइसेस एक्सेट्रा. केरला चले जाओ, इफ यू गो टू श्रीलंका, यस वहाँ पे तो लॉट में होगा स्पाइसेस एंड स्पेशली स्पाइसेस, स्पाइस गार्डन, लॉट्स ऑफ. तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा चाहिए ह्यूज लैंड एरिया, गुड इरिगेशन फैसिलिटीज़, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, स्किल्ड लोगों की भी ज़रूरत है. अब देखो स्किल्ड और एजुकेटेड में फ़र्क है. एजुकेटेड मतलब काफ़ी पढ़ा लिखा, स्किल्ड मतलब पढ़ा लिखा ना हो लेकिन हम कहते हैं उसकी एक स्किल मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल टेलर, और यू कैन से चलो मोची ले लेते हैं, कॉबलर. अब हमें जूते बनाना नहीं आता, उनको आता है, मतलब वो लोग स्किल्ड है उसमें, बट ज़रूरी नहीं कि वो एजुकेटेड भी हो, और जो एजुकेटेड होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो स्किल्ड भी हो. हाँ, कभी कभी दोनों एक साथ हो सकते हैं, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटेड टू द स्किल इन टी लीव्स प्लकिंग. तो तुम्हें या मुझे नहीं आता, हम तो ये करके ऐसे खींच लेंगे सारे लीव्स अगर तोड़ने के लिए कहा. जैसे तुलसी के पान, कई बार मैं बच्चों को पूछती हूँ कि तुलसी के प्लांट पे से उसके लीव्स कैसे निकालते हो, तो एक्चुअली वी आर टू प्लक. कई बार बच्चे या बड़े भी ऐसे सारे एक साथ खींच लेते हैं, तो वहाँ पे फिर ग्रो होना बंद हो जाता है उस प्लांट का, राइट. तो एक पर्टिकुलर मेथड होती है, तो उसको हम कहते हैं स्किल्ड पीपल. तो इस प्लांटेशन में ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड, राइट. तो दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर लाइक रबर, टी, कॉफी, कोकोनट, एप्पल, मैंगो, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, मार्बलन, दैट इज आमला, लेमन, खारेक एट्सेट्रा आर रेड मतलब इनको नर्चर करते हैं, ध्यान रख रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, राइट. लॉट्स ऑफ केयर चाहिए इसे, बहुत केयर. इट्स नेसेसरी दैट देयर शुड बी मोर मनी इन्वेस्टमेंट, मतलब मशीनरी इन्वेस्टमेंट, मनी इन्वेस्टमेंट, उसको कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट. फिर स्किल लोगों की ज़रूरत होती है, टेक्निकल नॉलेज वाले लोगों की ज़रूरत होती है, लेटेस्ट मशीनरी, फर्टिलाइजर, प्रोटेक्शन ऑन ऑल द साइज, एंड एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़. एक्विजिशन मतलब वहाँ पे इजीली अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की, राइट. तो एंड गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़. तो नेचुरली जब ये चीज़ें मार्केट में बिकेगी तो हम कहते हैं माय गॉड कितने महंगे हैं ये स्पाइसेस. तो महंगा ही होगा क्योंकि उससे लाइक टी,
फॉर एग्जाम्पल चलो प्लांटेशन, टी, कॉफ़ी, कोको, अब ये सारी चीज़ें कभी देखा है 50 रुपये किलो, 100 रुपये किलो? नेवर। ये सारी चीज़ें कभी 50 या 100 रुपये या 200-300 रुपये केजी पर केजी नहीं मिलेगा. इफ़ यू गो टू बाई गुड क्वालिटी, it is always more than 500, 800,000. I have even seen some of the green tea, which I'll show you in the next lecture. क्योंकि भूल ना जाऊँ लेक्चर देने में, तो I'll show you one green tea का एक डिब्बा दिखाऊंगी which I got from Bombay last year and it's a very famous place at Colaba. तो वहाँ पे एक संचार करके एक शॉप है, ऑसम शॉप, वेरी स्मॉल, जैसे हार्डली तुम्हारे एक बेडरूम जितनी, छोटे से बेड, नॉट बड़ा बेडरूम, छोटे से बेडरूम जितनी होगी, बट इट्स ऑसम प्लेस. इफ आई गेट द पिक्स ऑल्सो आई शो यू. और वो है, वी जस्ट गॉट अ स्मॉल टिन ऑफ इट, बट ये जब हमने कैलकुलेट किया ओवरऑल, हम थोड़े 25 ग्राम, मतलब डिब्बा तो बहुत ही फैंसी है. Tea, awesome, green tea के packets, and most of my children know that I am fond of green tea. They have seen me always having after each lecture या during the lecture. तो ये जो green tea है वो 640 to 50 grams के, right? अब आराम से बैठ के कैलकुलेट कर लेना. तो इतनी महंगी अगर प्योरेस्ट फॉर्म टी लेने जाओ तो जस्ट दैट 10 ग्राम्स इज इक्वल टू 1000 रुपीज समटाइम. तो ऐसी भी होती है. हम घर में जो चाय पीते हैं वो एक नॉट गुड क्वालिटी है, उसे हाँ हमें लग रहा है कि हम बेस्ट क्वालिटी बाय कर रहे हैं, बट अगेन उससे भी बेटर क्वालिटी काफ़ी है जो एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होती है. तो स्टिल व्हेन वी बाय इट इज़ 500, 800, 1000 रुपीज़ केजी. वाई दे आर सेलिंग एट दिस हाई कॉस्ट? क्योंकि उसका ये सारी चीज़ें ज़रूरत है. कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा, स्किल लोगों की ज़रूरत है, फर्टिलाइज़र, मशीनरी लेटेस्ट. नेचुरली ये चीज़ें मार्केट में महंगी बिकती है. नाउ इंटेंसिव फार्मिंग इज मैकेनाइज्ड वे ऑफ फार्मिंग थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ इंक्रीज इरिगेशन, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड अदर मैकेनिकल इक्विपमेंट. अब देखो यहाँ पे एक्सटेंसिव नहीं दिया है, बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू ओवर योर इंटेंसिव, एक्सटेंसिव. अब इंटेंसिव मतलब कि एक लैंड एरिया है हमारे पास, चलो ये एक लैंड एरिया है इतना सा, तो मैं ऐसे रख रही हूँ. नाउ दिस लैंड एरिया, यहाँ पे ग्रो होता था पहले से 100 kg इन अ ईयर. दिस एग्जाम्पल 100 kg वीट ग्रो कर लेते थे. Now by making more use of better irrigation facilities, chemical fertilizer, latest machinery, insecticides, pesticides, with the government support also, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इतने ही लैंड एरिया में 100 kg की जगह पे वो फार्मर ग्रो कर पा रहा है 150 या 200 kg. मतलब डबल प्रोडक्शन हो गया. फार्म यही है, ग्रोथ बढ़ गया. दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव. और एक्सटेंसिव मतलब कि पहले इतना ही फार्म एरिया था जहाँ पे 100 kg ग्रो कर लेते थे, अब और एक फार्म एरिया बाय किया, यहाँ पे भी ग्रो करना शुरू किया, तो टोटल बढ़ गया, राइट. सो वन इज सिंगल वाला था इंटेंसिव, वहीं पे वहीं ज़्यादा ग्रो कर लो उसी लैंड एरिया में. एक्सटेंसिव और लैंड एरिया बाय करके उसमें भी प्रोडक्शन बढ़ा दो विद द सपोर्ट ऑफ दिस केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ऑल. तो इंटेंसिव फार्मिंग इज अ मैकेनाइज्ड वे ऑफ फार्मिंग. मशीनरी ज़्यादा यूज़ होती है यहाँ पे थ्रू यूज़ ऑफ इंक्रीज इरिगेशन, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, अदर मैकेनिकल इक्विपमेंट. कैश क्रॉप्स, येस, कैश क्रॉप्स ग्रो मोर इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, क्योंकि यहाँ पे पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं कैश क्रॉप्स के, तो ज़्यादातर फार्मर्स कैश क्रॉप्स ग्रो करने में इंटरेस्टेड रहते हैं. पर हेक्टर प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड ओवर ईयर and the area sown under this crop has increased. अब इंटेंसिव में पहले जैसे थोड़ा सा ग्रो कर लेते थे इतने में, जैसे तो ले लो ये फार्म एरिया यहाँ पे, तो पहले आधा ग्रो कर लेते थे, अब ज़्यादा पूरा लैंड एरिया यूज़ कर लेते हैं, ये भी तुम बोल सकते हो. एंड एज मोर इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू इकोनॉमिक रिटर्न. आजकल लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि कितना पैसा हम कमा रहे हैं, किस चीज़ से क्या ऐसा करेंगे जिससे हम ज़्यादा पैसा कमाएं. तो फार्मर्स भी वो ही सोचते हैं
तो वो लोग कैश क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. So more importance is given to cash crops, money earning in this type of farming. So it is also called as commercial farming. So learn it. Intensive farming और commercial farming मतलब एक ही है. Now हम करेंगे farming methods. आगे हमने क्या किया? Types of farming, 4 marker. अब तुम करोगे 3 और 4 marker का होगा farming methods या only 2 marker के लिए पूरा organic farming. Organic farming, sustainable farming, mixed farming are some of the current methods of farming in our country. तो तुम देखोगे हर एक type of farming मतलब क्या है? Organic farming, the rate at which the chemical fertilizers and insecticides are used. The destructive effect of this chemical also is felt. अब जैसे जितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे अभी, वैसे कर चुके हैं, तो उसकी असर कहीं ना कहीं रिजल्ट पे तो दिखेगी. 110% पुट इट डाउन समवेयर राइटिंग में व्हाट कामिनी मैम सेड कि आज तक के 4 महीने हमने जो वेस्ट किए, अब कितना भी घोड़ा दौड़ेगा पहुंच नहीं पाएगा राइट फॉर दैट गुड रिजल्ट. तो अगर अभी भी थोड़ा बहुत भी बेटर रिजल्ट चाहिए, स्टार्ट रनिंग फ्रॉम टुडे राइट. वैसे ही हर एक में फॉर मी एग्जाम्पल्स ऑलवेज रेडी रिलेटेड टू मी and you. Of course I will not always say you and me and you. Example मेरे भी होंगे, तुम्हारे भी होंगे, ठीक है ना. The day I will waste time, I will give my example also to you honestly. So आजकल पैसे कमाने के लिए लोगों ने जो एक दौड़ लगाई है, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करो फार्मिंग में, ये हो रहा है. पैसे ज़्यादा कमाना है, जल्दी जल्दी क्रॉप्स ग्रो करने हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स उसके क्लियरली दिखाई दे रहे हैं राइट. अब जो चीज़ हम खाते हैं तो नेचुरली उस पर कहीं ना कहीं केमिकल्स तो लगे ही रहेंगे. वो तो कोविड की वजह से हम 5-5, 8-8, 10-10 घंटे पानी में डुबो के रख रहे हैं सारी हमारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑल. लेकिन पहले तो ये नहीं करते थे. पहले 1 या 2 घंटे या शायद ऐसे ही पानी के नीचे धो दिया फटाफट और काट के सब्जी बना ली. बट नाउ नो वी आर वेरी मच केयरफुल एंड दैट्स नॉट बिकॉज कि केमिकल्स लगे, इज बिकॉज कोरोना है. Right? So due to the presence of this chemical and insecticides in grains, vegetables, fruits, it has very negatively affected health and hygiene of our people. More damage is caused to the environment also. ज़मीनें खराब हो रही है हमारी. Productive capacity and fertility of the land is reduced. जितना ज़्यादा हम इतने सालों से यूज़ करते आ रहे हैं chemical, fertilizer, insecticides, pesticides and all, तो हुआ क्या? उस लैंड एरिया की फर्टिलिटी कम होती जा रही है. जो सॉइल को बनने में लाखों साल लग गए उसको हम 50-100 साल में खराब कर रहे हैं. ड्यू टू दिस क्रॉप प्रोडक्शन ऑल्सो विल रिड्यूस इन द लॉन्ग रन, क्वालिटी विल गो डाउन इन द लॉन्ग रन. लॉन्ग रन मतलब थोड़े टाइम के बाद देखोगे तो वो लैंड की जो फर्टिलिटी है वो तो एकदम कम ही हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा क्रॉप्स का, क्वालिटी ऑफ द क्रॉप विल बी वेरी लो. तो अब आ गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग. अब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या? इट इज दैट मेथड ऑफ फार्मिंग इन विच वी डोंट मेक यूज ऑफ केमिकल्स एंड ऑल. यूरिया और एनी अदर केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स आर नॉट यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द क्रॉप. क्या यूज हो रहा है? डंग मतलब गोबर, अर्थवर्म फर्टिलाइजर, कॉम्पोजिट फर्टिलाइजर आर यूज्ड. फिर काउ यूरिन जो एसिडिक होता है, जैसे कि जंतु को मारने वाली दवाई, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, बहुत सारी चीज़ें जो होती है उस दवाई से हम जब स्प्रे करते हैं तो इंसेक्ट्स मर जाते हैं, हमारे प्लांट्स बच जाते हैं. तो उसकी जगह पे आप एसिडिक चीज़ें यूज़ कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो जैसे काउ यूरिन, देन नीम सॉल्वेंट, कड़वा राइट. जैसे नीम के पत्ते कड़वे तो उसका जो एक जूस अगर कभी पिया हो कड़वे नीम के पत्तों का तो पता चले कि कितना कड़वा होता है वो. तो यस, कड़वे नीम के पत्तों का जो लिक्विडिफाई फॉर्म दे यूज इट फॉर इट. बटर मिल्क, छाछ, all these things are used to protect the crops. So very natural form, organic form. Organic products are full of nutrition. They contain natural taste, sweetness, fragrance. There are minerals, vitamins and life energizing element in these crops. Now,
So just as I told you कि there are minerals, vitamins, life energizing elements in these crops, and nowadays organic farm products demand में भी ज़्यादा है, and thus farmers also get a good return. So it's a great help to the farmers. And next type we will see sustainable farming. Sustainable का मतलब है कि maintain रखना, long time तक retain करके रखना for a longer time. Now in order to see that the soil fertility is maintained or retained for a longer time, क्योंकि जो soil को बनाने में लाखों साल निकल गए, बनने में हमने तो नहीं बनाया, लेकिन soil को naturally बनने में जब लाखों साल लग जाते हैं, उसे human being एक थोड़े बहुत 40-50 सालों में destroy करके रख देते हैं by making more use of chemical fertilizers and all. तो इसे अब हमें maintain रखना है for longer time. तो हम केयर लेते हैं कि भाई क्रॉप रोटेशन हो, केमिकल फर्टिलाइजर्स कम से कम यूज़ करें, तभी यूज़ करें अगर कंपल्शन हो. ज़्यादा हम यूज़ करें लाइक अभी हमने देखा ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर्म, देन यूज़ ऑफ बायोटिक कंट्रोल फॉर इंसेक्ट्स एंड हार्वेस्ट, वाटर कंजर्वेशन मेथड अडॉप्ट करना है, तो दिस इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल फार्मिंग. फिर है मिक्स्ड फार्मिंग, मतलब एक सिर्फ फार्मिंग नहीं होगी यहाँ पे, अलॉन्ग विथ फार्मिंग there is cattle rearing, poultry, pisciculture, apiculture, sericulture, जैसे कि हम कहते हैं कि हनी बी रेयरिंग उसको हम कहते हैं, फिर है फिश रेयरिंग, फिर है तो ये प्लांट रेयरिंग, तो इसको हम कहते हैं सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, एपीकल्चर. दीज आर ऑल्सो कैरिड आउट साइड बाय साइड अलॉन्ग विथ फार्मिंग. तो फार्मर सिर्फ फार्मिंग नहीं करता, कई बार ये सारे चीज़ एडॉप्ट नहीं करता, लेकिन इसमें से एक दो चीज़ें साथ साथ, दैट इज कॉल्ड simultaneously carries out. That is called mixed farming. Mixed farming मतलब एक जगह पे 3-4 टाइप की फार्मिंग मिक्स नहीं करते. एक फार्मर अपने फार्मिंग के काम के साथ कैटल रेयरिंग भी कर ले, या पोल्ट्री, या प्लांट रेयरिंग, या फिश रेयरिंग, हनी बी रेयरिंग, right? Now agricultural products of India, another 3 marker. Sometime it is access 2 marker also, so it's okay. 2 मार्क करो या 3 मार्क करो, तुम्हें सब कुछ लिखना होगा. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट इज राइट अ नोट ऑन खरीफ, रबी एंड जेड क्रॉप, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स सी. एज पर द सीजन्स, इंडिया की बात हो रही है. एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ऑफ इंडिया वी कैन डिवाइड और ग्रुप इनटू 3 कैटेगरीज, खरीफ, रबी एंड जेड क्रॉप, राइट. नाउ लेट्स सी. इट्स वेरी इजी, इंटरेस्टिंग. आप तुम कहोगे इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, तो चलो भाई इजी बना देते हैं इसको. इंटरेस्टिंग नहीं तो अगर इजी होगा तो अपने आप इंटरेस्ट जागेगा, राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर 2 और 3 मार्क इट इज आस्क्ड. खरीफ क्रॉप मतलब मानसून क्रॉप, मतलब कि चलो पहले तो एक एग्जांपल देख लो. पैडी, दैट इज राइस. अब राइस तुम्हें शायद ना पता हो, लेकिन इस पर्टिकुलर लॉकडाउन पीरियड में जहाँ पे 4 महीने या मोर देन 4 months वी आर इन हाउस, तो तुमने देखा ही होगा कि समर में, दैट इज मई, अप्रैल, मई, जून, अप्रैल में ज़्यादा हम लेंगे कि घर में मम्मी ने क्या इकट्ठा किया. जो लोग जो स्टोरिंग ज़्यादा करते हैं, वीट, राइस, शुगर, दाल, पूरे मतलब जैसे लाइफ में कभी मिलेगा ही नहीं, तो एक इस बार तो 2-2 साल का जमा करके डाल दिया होगा कई घरों में. सो ओके, दैट्स अ पैटर्न मोस्टली इन गुजराती फैमिलीज. तो इन अ वे समटाइम वी फाइंड इट्स अ गुड वे, क्योंकि इस टाइम पीरियड में तो बहुत ही काम आया. एंड पीपल लाइक अस हु डोंट कैरी आउट दिस एक्ट, तो कहीं पे तकलीफ भी आई है. येस, आई कुड से समटाइम सम थिंग्स आर वेरी गुड इन क्राइसिस पीरियड. तो विंटर में, सॉरी समर में हम ले आते हैं, अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो वी गेट, यू कैन से, घर में आते हैं वीट, राइस, और वीट लेके आते हैं मई वेकेशन में. और विंटर में मतलब दिवाली टाइम वी बाय राइस. अब तो इस तरह से याद रखना कि जब वीट आता है तो वो हुआ रबी क्रॉप, और अगर राइस जिस समय में आता है तो वो है खरीफ क्रॉप, राइट. तो क्रॉप्स विच आर टेकन ड्यूरिंग रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ. मतलब कि जिस क्रॉप्स को ज़्यादा पानी चाहिए, लाइक राइस, मेज,
ज्वार, बाजरी, कॉटन, ग्राउंडनट, तिल, मूंग, मठ, इन सबको पानी भी ज़्यादा चाहिए। तो अब हम एक सिंपली एग्जाम्पल याद रखेंगे, राइस। तो राइस को बहुत पानी चाहिए, तो नेचुरली वो हुआ रेनी सीजन में ही उसको ग्रो कर पाएंगे हम, तो हुआ खरीफ क्रॉप। अब आज के आज सो किया और कल क्रॉप्स ग्रो कर लिया या एक महीने में हमें राइस मिल गया, ऐसे नहीं होता। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, तो नवंबर तक मतलब दिवाली तक हमारे घर में राइस आ जाएगा। लेकिन ग्रो कब किया, 6 महीने पहले से उसका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो दे आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, जो दिवाली में हम हमारे घर में पटाखों के अलावा जो लाते हैं, स्वीट्स के अलावा जो स्टोर करते हैं, क्योंकि स्वीट्स तो स्टोर करेंगे नहीं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेन्स, एग्रीकल्चर रिलेटेड। अब विंटर क्रॉप्स मतलब विंटर में ग्रो करना शुरू किया और मई वेकेशन तक, मार्च अप्रैल मई तक हमारे घर में स्टोरिंग के लिए आ जाता है, स्टोर रूम में जमा कर देते हैं, दैट इज व्हीट, राइट। फिर उसके साथ होगा ग्राम, बार्ली, मस्टर्ड, लिनसेड एटसेट्रा। तो दिस क्रॉप्स आर टेकन ड्यूरिंग विंटर, आर कॉल्ड रैबी क्रॉप्स, एंड ग्रो करना स्टार्ट करते हैं अक्टूबर नवंबर में, घर में आ जाते हैं बाय मार्च अप्रैल। अब जेड आर समर क्रॉप्स, बट ये हम ग्रो करते हैं यूजुअली जैसे समर में, और नाम है जेड क्रॉप्स, और टाइम, इसका टाइम पीरियड बहुत ही शॉर्ट है, मार्च अप्रैल मई जून, यूजुअली मार्च अप्रैल मई, क्योंकि बाय जून तक तो आ ही जाते हैं हमारे घर में। अब इसमें तुम राइस ले भी सकते हो, ना भी लो, बट आई वुड टेक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन, फिर है ककुम्बर और मस्क मेलन, राइट, दीज आर जेड क्रॉप्स। फिर ये एक दो एडिशन डाल दे सकते हैं हम इसमें। नेक्स्ट वी मूव टू अगेन योर 2 मार्कर, क्योंकि इतना बड़ा बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दी नोट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो पता चल जाएगा कि 2 मार्कर में मैंने कौन से डाले हैं, 3 में कौन से और 4 में कौन से। येस, 10 मिनट्स का एक मैं वीडियो बनाऊंगी और रिलेटेड टू किस तरह से हम एसएस के आंसर्स लिखते हैं, कैसे इंग्लिश के लिखते हैं। अलॉन्ग विद दैट सम 10-20 मिनट्स राइटिंग स्किल का एक होगा, तो मैथ्स का एक अलग वीडियो हम बनाएंगे। एंड एट प्रेजेंट तो 1/8-15 है तुम्हारे उसमें एग्ज़ाम में, बट तो 8th चैप्टर के सारे 1-2 मैथ्स हैं जो मैंने दिए हैं। बट उसके पहले वंस अगेन आई कीप ऑन रिपीटिंग, वेन एवर आई विल बी डूइंग ज्योग्राफी आई कीप ऑन रिपीटिंग, प्लीज़ अपनी कंट्री के स्टेट लर्न बाय हार्ट कर लो, कितने हैं वो पता होने चाहिए, कौन से हैं वो पता होने चाहिए, कहाँ पे लोकेटेड है हमारे इंडिया के मैप पे वो तुम्हें पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो नोट्स में देख लो, मैप दिया है मैंने, स्टेट मैप। फिर स्टार्ट हो रहे हैं हमारे चैप्टर वाइज मैप, राइट। तो पहले स्टेट मैप आज के आज कर लो, और वंस अगेन स्टेशनरी से 50-100 लेके आओ प्रैक्टिस के लिए, क्लियर। It will be useful till your board exam. If you want 4-on-4, this is the easiest pattern I am going to show you for map. क्योंकि आगे और ज़्यादा मैप फीलिंग आएगा। तो 8th चैप्टर इज़ वेरी इजी, तो इस तुम्हारी 20-25 मार्क के टेस्ट के लिए फॉलो इट, स्टेट मैप कर लो और फिर सॉइल उस तरह से फिलअप करना सीख लो, राइट। एंड आई विल बी ऑल्सो शोइंग यू इन द वीडियो, आई विल बी प्रिपेयरिंग इट स्पेशली ओनली फॉर मैप। 5 मिनट का हो गया, 10 मिनट का। तो मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप, अब ये 5-10 मिनट का मीन्स नॉट ओनली फॉर ऑल दी चैप्टर्स ऑफ ज्योग्राफी, जस्ट फॉर दैट शॉर्ट मेथड दैट आई वांट टू शो यू। बाकी चैप्टर वाइज तो होगा ही तुम्हारा मैप फिलिंग हाउ टू डू, बट इट्स जस्ट अ शॉर्ट वीडियो फॉर किस तरह से मैप को स्टडी करते हैं, दैट इज वॉट आई एम गोइंग टू शो यू। सो मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स 2 मार्कर। तो जैसे मैं कहती हूँ कि ये बड़ा सा बनाने की ज़रूरत नहीं है बॉक्स, सिंपल छोटा सा एक पॉइंट वाइज राइट इट डाउन। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मैंने तुम्हें बताया कि फर्स्ट स्लाइड में चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ जो है टेक्स्ट बुक का, तुम्हारे 10th चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ जो मैंने कहा था इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जब कोई आंसर बहुत ही शॉर्ट जा रहा है तो वहाँ पे भी ऐड कर लो इस चैप्टर का, स्पेशली नॉट इन एनी अदर चैप्टर। तो वो पैराग्राफ बाय हार्ट करके रख दो। एक तो 2 मार्कर गिव रीज़न है, सेकेंडली इस आंसर में तुम उसको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ डाल दो, राइट।
चाहे वो हो जाए तुम्हारा 3/4 ऑफ द साइड ऑफ द पेज, इट्स ओके. नाउ मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप. तो पहले बताओ कि इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री. फिर हमारे कंट्री की इनकम ज़्यादातर एग्रीकल्चरल क्रॉप से और कैश क्रॉप से मिल रही है. हाउ यूजफुल इट इज़ फॉर द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल एंड ऑल द फूड ऑल्सो. फॉर फूड वी डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर. फिर आगे तुम स्टार्ट कर सकते हो दैट ड्यू टू वेराइटी दैट वी सी डिफरेंस in geographical condition in our country, climate, variety of land, amount of rainfall अलग अलग स्टेट में, different crops are seen in different parts of our country. तो फिर लिखो मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ऑफ इंडिया. तो इतना सारा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. हर एक हेडिंग के लिए दो एग्जाम्पल. तो इजी जो याद रहता है पिकअप कर लो. फ्रूट्स तो मैंगो, बनाना तुम्हारे मनपसंद लिख लो. वेजिटेबल्स तुम्हारे मनपसंद. कैश क्रॉप्स कॉटन, जूट, टोबैको, शुगर केन, रबर, कोई भी दो. बेवरेजेस टी, कॉफ़ी, कोको. ऑयल सीज कोई भी 2-3 जो तुम्हारे घर में ऑयल यूज़ करते हो खाना पकाने में, तो उसके 1-2 नाम लिख लो. या ऐड देखते हो टीवी पे, सनफ्लावर एंड ग्राउंडनट एंड ऑल. पल्सेस हैं जैसे कि तूर, मूंग, कठोर. फूड ग्रेन्स, राइस, व्हीट एट्सेट्रा. तो पॉइंट वाइज एक दो एग्जाम्पल दे दो. दैट इज अ 2 मार्कर, राइट. अब फूड ग्रेन्स. तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम इन योर नेक्स्ट लेक्चर. सो टिल देन रिवाइज एंड यहाँ से तुम्हारे डिटेल आंसर भी स्टार्ट होंगे काफ़ी सारे. सो टिल देन जितना भी किया है लर्न कर लो नोट्स में से उतने क्वेश्चन आंसर एंड योर MCQs एंड ऑल. एंड टेक केयर. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू वेरी मच. एंड वंस अगेन sorry for that some every time that small pop up in between, that slight tech problem जो आ रही है. We are trying to resolve the problem, but thank you once again for your support. Thank you. Have a good day. India is an agricultural country. 2/3 of its population is involved in agricultural activities. Agriculture is a primary activity. It produces most of the food that we consume. It also produces raw material for various industries besides food grains. In this chapter, we will study the following concepts: characteristics of Indian agriculture, institutional and technological reforms. Agriculture farming is an agricultural activity and generally includes cultivation of crops and raising of livestock for livelihood. There are many types of agricultural crops as well as livestock. The choice of crop or livestock depends on a number of factors. Chief among these are agricultural development, raw materials for industries, and food security for the country. Characteristics of Indian agriculture. In India, land has been cultivated for the past 3,000 to 5,000 years, depending on the area. India is regarded as a unique country from not only a cultural but an agricultural point of view also. This is due to its fertile soils, wide climatic variations, variety of landforms, and ample sunshine that a wide variety of crops grow here. The main features of Indian agriculture include the following: high proportion of arable land. India has high proportion of arable land, about 43%, the highest in the world. Intensity of cropping. In India, on account of tropical climate and longer hours of daylight, multiple cropping patterns prevail, making high intensity of cropping a phenomena of Indian agriculture. Variation in net sown area. The proportion of net sown area to geographical area varies greatly from state to state. It is about 84.2% in Punjab and only 3.4% in Arunachal Pradesh. It has an inverse relationship with forest cover. Irrigation. Only about 1/3 of cropped area is actually irrigated. Small farmers in many parts still follow primitive traditional agricultural practices. Land holding pattern.
Farmers in India own small plots of land and grow crops mostly for family consumption. More than one-third of the land holdings are small. Dependence on monsoon rains. There is high dependence on monsoon rains during 4-month period, from June to September. Rest of the months are generally dry. Preponderance of food crops. Indian farmers mostly depend on food crops to meet their food requirements rather than commercial crops, to meet their capital and cash needs. Inadequate means of transport, particularly in rural areas. The use of fertilizers, pesticides, and high-yielding varieties of seeds are increasing as a result of awareness created by Green Revolution. Types of farming. Under the influence of above factors, different types of farming or agriculture practiced in India are the following. Shift agriculture. It is a form of primitive agriculture. It is known by different names in different parts of the world, like, for example, Jhuming in Northeast India, Milpa in Central America, Roca in Brazil, Masol in Congo Basin, Kanoko in Venezuela. Under shifting agriculture, a small plot of land is cleared by felling trees and often burning bushes and grasses by what is known as slash and burn method. Intensive agriculture. Higher light intensity, humid and warm climate, higher inputs of labor and capital as well as use of fertilizers make possible raising of 2 or more crops a year on the same plot of land. This not only helps to increase the crop yield but also multiple cropping pattern. The Government of India initiated Intensive Agricultural Area Program IAAP in 1960s. Primitive subsistence agriculture. In subsistence agriculture, the farmers grow just enough crops for their own consumption and their family. They may also practice intensive agriculture. In places where irrigation is available, farmers now also cultivate cash crops like oilseeds, sugarcane, cotton and jute. In this way, subsistence agriculture has given way to commercial agriculture. Commercial agriculture. In commercial agriculture, crops are raised for the market. In India, commercial agriculture has also taken roots after Green Revolution in 1970s. Many parts of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and Andhra Pradesh now specialize in commercial farming of basmati rice, though the size of farms is small and mechanization is not as extensive as in Europe and the USA. Plantation agriculture. It is also called tree or bush farming. Plantation crops like tea and coffee are grown in tropical parts of India and Sri Lanka, and rubber plantation in Malaysia are examples of plantation agriculture. It is essentially a type of commercial agriculture as crops are grown for sale in the market. Plantations are very large. Most operations are carried out manually, only processing is done by machines. Women are generally employed in picking tea leaves and coffee berries, which yield coffee beans. Plantation agriculture. In mixed farming, emphasis is on both crop producing and raising of livestock. Mixed crop cultivation is also carried out in India. Dairy farming. Dairy farming involves cattle rearing, especially milch cows, for milk and milk products. India has achieved some significant breakthrough in cooperative dairy farming, with Gujarat taking the lead, followed by Punjab and Madhya Pradesh. Sedentary farming. As opposed to primitive shifting agriculture, today almost all agriculture can be described as sedentary agriculture or settled agriculture. The methods of crop rotation, fallow land, mixed farming, livestock farming, mechanization, intensive and extensive agriculture, terrace farming are all features of sedentary agriculture. Today, most of world's food supply depends on sedentary agriculture. Truck farming. Trucks are commercial vehicles used for carrying goods from manufacturing centers to markets in urban areas. This type of farming is so called
because vegetables, fruits and flowers are perishable commodities and transported in trucks. The vegetable farms in India cater to local markets, unlike in Europe and the USA, where these perishable commodities are carried to vast distances across states and even countries using air transport. Cropping pattern. Crops grown in a region during particular seasons constitute the cropping pattern. In India, food crops have been cultivated for at least 5,000 years. While earlier there were only two cropping seasons, Rabi and Kharif, use of new quick-growing hybrid seeds and irrigation have made third cropping season, known as Zaid, possible. It is called monsoon crop season. It begins with the onset of monsoon in June and continues until September, when the crops are harvested. Major crops of this season are rice, maize, cotton, oilseeds, etc. Rabi. It is known as winter cropping season and starts in October-November, and the crops are harvested in the beginning of summer. Major crops of this season include wheat, peas, gram, and oilseeds such as linseed, rapeseed, and mustard. These crops are grown mainly in Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, and Himachal Pradesh. Zaid. It is known as summer cropping season and is possible in areas of irrigation works. In dryland farming, emphasis is on conservation of moisture, and dry crops such as jowar, bajra, and pulses are grown. Only one crop is grown during a year. Wetland farming is practiced in high rainfall and irrigated areas. The important crops include rice, sugarcane, and vegetables. Major crops. The two staple food crops of the world are rice and wheat, which together feed more than 75% of world's people. The vast majority of the poor in developing countries cannot afford rice and wheat. Only a small percentage of rich people use other food products like meat, milk, and milk products, not as supplements but as complete balanced diet. Cereals. Rice is the staple food crop of India. It is a tropical plant that thrives well in hot and humid climate. It is essentially a kharif crop in India. It requires mean monthly temperature of 25 degrees Celsius and a rainfall of 100 centimeters and above. It is cultivated in the eastern coastal plain, including West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu, western coastal strip, northern plains of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, and Bihar, with the help of irrigation, northeast hilly states of India, Tarai region, and in the deltas on the east coast. Cereals. Wheat is the master grain of India and second most important food crop after rice. It is the staple food of people in northern India. Wheat is the oldest crop and has been grown for at least 4,000 years. Geographical conditions for growth. Wheat needs a cool wet climate, 10 degree to 15 degrees Celsius temperature during growing season, and a warm dry climate, 20 degree to 25 degree temperature during harvesting season. It requires a rainfall of 75 cm to 100 cm. It is a rabi crop. Areas of cultivation. Wheat is grown in northwestern plains, particularly in Punjab, Haryana, and western Uttar Pradesh. It grows well in loamy soils of these areas. Wheat is also grown in Madhya Pradesh, some parts of Bihar, Rajasthan, Gujarat, and Maharashtra. Production and yield. India surged ahead of USA in world wheat production and is the second largest producer after China. India has become self-sufficient in wheat production due to Green Revolution. Millet. The term millet includes a number of coarser or inferior grains like jowar and bajra.
These are grown in drier parts of the country. They are also known as dry crops. India is the largest producer of millets in the world, with a share of about 33% in total world production. Maize. Maize is a cereal crop and a coarse grain in northern plains and hilly tracts. It is used both as a food and a fodder crop. It provides starch and glucose for industrial purposes. In recent years, maize has found wide acceptability with many affluent families. Maize is grown mostly as a kharif crop. It needs high temperature, 21 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. Frost is fatal for it. It grows under a moderate rainfall of 75 cm to 100 cm. It is grown practically in all parts of India, Uttar Pradesh being its leading producer. It is an important crop in the wheat belt of northern India. Punjab, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, and Gujarat are other maize-producing states. Pulses. Pulses are an important source of protein in our vegetarian diet. These plants fix atmospheric nitrogen in the soils and help to restore the fertility of soils. Most pulses are rotation crops. Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Haryana are the main producers of gram. The total production is 6 million tons. Red gram or tur is another important millet whose total production is 2 million tons. Oilseeds. Oilseeds are an important group of commercial crops. Oil is an essential fat content in human diet. Oil cake serves as cattle feed. Non-edible oils are used for making medicines, varnishes, perfumes, candles, soaps, and lubricants. Production. India is the largest producer of oilseeds in the world. It has the largest area under oilseed cultivation in the world, covering about 12% cultivated area of India. Groundnuts. India is the largest producer of groundnuts in the world. It needs high temperature, 25 degrees Celsius, and moderate rainfall, 75 centimeters. It grows well in dry, light, sandy soils under irrigation. It is a kharif crop. Most of the groundnut is grown in peninsular India. The main producers are Gujarat, Andhra Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, and Punjab. Castor seed. Castor seed oil is used for medicines and lubricating. The crop is grown in warm, dry climate as a kharif crop. It grows well on red sandy soils. The main producers are Gujarat, Karnataka, Andhra Pradesh, and Rajasthan. Sesamum. It is also eaten in fried and sweetened form. It needs high temperature, 21 degrees Celsius, and moderate rainfall. It needs well-drained sandy loams. Heavy rainfall and frost is harmful. Uttar Pradesh, Rajasthan, Orissa, Madhya Pradesh, and Gujarat are leading producers of sesamum, rapeseed, and mustard. These are important edible oils. These are used for preparing pickles, curries, and vegetables. It is also an important cattle feed. These are winter rabi crops. Uttar Pradesh, Rajasthan, and Punjab are their main producers. Sugarcane. Sugarcane is also known as a cash crop because it is grown by farmers for selling it in the market. India is considered to be the original home of sugarcane. Sugarcane is a plant of hot-wet tropical region. It needs high temperature, 21 degree to 27 degree, and high rainfall, 75 cm to 150 cm. It grows best on well-drained alluvial soil. Area and production. Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, and Bihar are other states producing sugarcane in northern India.
Southern India, with its hot wet climate, has favorable conditions also. As a result, higher yield is obtained there. Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Maharashtra, as well as the deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri are other main producers of sugarcane. Tea. Tea and coffee are also known as beverage or plantation crops. Assam is the native place of tea. Tea is often called the queen of beverages. It is a plantation crop introduced by the British in 1823. At present, it provides direct employment to 5 lakh persons. Geographical conditions for growth. Tea is a plant of both tropical and temperate areas. It requires uniformly high temperature, 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius, throughout the year. Frost is harmful for tea leaves. Area and production. Tea is a commercial crop in India. India is the largest producer and exporter of tea, 32% in the world. Areas of cultivation. Northern India produces more tea than Southern India. Tea is grown in an area of 4.21 lakh hectares. Other areas of tea production are Ranchi Plateau in Jharkhand, Palampur in Himachal Pradesh, Kumaon and Garhwal Hills of Uttarakhand, and Tripura. Coffee. Coffee is a plantation as well as a beverage crop. It is used as a powder that is obtained after grinding its berries or coffee beans for making brewed coffee. Geographical conditions for growth. Coffee is a plant of tropical and subtropical regions. It requires uniformly high temperatures between 15 degrees Celsius and 28 degrees Celsius throughout the year. It needs an annual rainfall between 150 to 200 centimeters. Area and production. Coffee was introduced into the coffee growing zones in India by a Muslim fakir named Baba Budan. A plantation was started in 1830 in Chikmagalur district of Karnataka. India produces about 2 lakh tons of coffee on an area of 2 lakh hectares. Areas of cultivation. Karnataka is the largest coffee producing state of India. Arcot, Tirunelveli, Madurai and Coimbatore districts of Tamil Nadu grow coffee. In Kerala, Cardamom Hills covering the districts of Palghat and Thiruvananthapuram grow coffee. Horticulture crops. The cultivation of trees and bushes in a garden, orchard and nursery is called horticulture. Hort is a Latin word meaning garden, to which the term culture has been suffixed. Generally, the cultivation of flowers, fruits, ornamental plants and many vegetables are termed as horticultural crops. Spices include cinnamon, ginger, cardamom, onion, garlic, clove, chili and turmeric. India is the second largest producer of pepper and cardamom after Indonesia. Kerala, Karnataka and Tamil Nadu are leading states of spice production. Fruits. Fruit cultivation is known as horticulture. India is gradually reaching ahead to take over the position of Brazil in fruit and vegetable production. India's 3 most important fruit crops are mango, banana and grapes. Vegetables. With many innovative schemes launched in recent years, India has emerged as a leading vegetable producer of the world. Earlier, it was known as truck farming, catering to urban markets. Vegetables and flowers have now also entered the international trade. India accounts for about 13% of world vegetable production and tops in the production of peas and cauliflower. India stands second in world production of onion, cabbage, tomatoes, brinjal and comes fourth in potato production. Rubber. Rubber is an industrial raw material. It is obtained from the latex Hevea type wild trees of equatorial forests. It has long been used for erasing pencil marks. Area and production.
Rubber plantation was introduced in 1902 in Kerala. Rubber is mainly grown in southern states of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka. Fiber crops. Cotton. Cotton has been called the universal fiber and is the leading fiber crop of India. It is the most important of all the fibers. Geographical conditions for growth. Cotton needs uniformly high summer temperatures between 22 degrees Celsius to 32 degrees Celsius. It requires a warm climate, 210 frost-free days, and bright sunshine. Jute. Jute is known as the golden fiber. It thrives on well-drained fertile soils in the floodplains where soils are renewed every year. During the time of growth, high temperature is required. The major jute-producing states are Assam, West Bengal, Bihar, Odisha, and Meghalaya. Main products of jute are ropes, mats, gunny bags, yarn, carpets, and other artifacts. Due to its high cost, synthetic fibers and packing materials, particularly the nylon, is replacing it fast in the market. In this module, you will learn about various systems of farming practiced in India. Since ancient times, agriculture has been the foundation of Indian economy. Nearly 67% of our population is engaged in agriculture or agriculture-related activities. Besides providing food to our growing population, raw material from agriculture also supports a number of industries like cotton textiles, food processing, and handicrafts. With the introduction of machines, chemical fertilizers, and research for better farming techniques, cultivation methods in India have changed a lot over the years. Let us explore the main farming systems practiced in India. One system of cultivation, practiced in several parts of India, is called primitive subsistence farming. This system involves cultivating food crops in small fields using hand tools like hoes and digging sticks. The entire produce is used to sustain the farmer's family or community. The primitive subsistence farming system does not use any modern know-how like chemical fertilizers and depends entirely on local soil, environment conditions, and monsoons. Primitive subsistence farming involves hard manual labor, and often all members of the family have to work in the field. This system of farming is slash and burn agriculture.